हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। देखिए, आप सभी लोग यदि जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आप सभी का रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पास किए गए एक्ट थे उसमें ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और इससे बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? आप सभी लोग बताइए, संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या आपका ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की जो संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये इसके प्रारूप सीमित के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये भी ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और इसे बताने का प्रयास कीजिए। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है आपका नादेड़, ऑप्शन जिसे जो कि गुजरात में आपका दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप सभी लोग देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग पूरे फोकस के साथ कंसंट्रेट होकर हर एक प्रश्न को देखिए, जिससे कि आप सभी को ये भूले ना कभी और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सभी लोग जवाब देने का जरूर प्रयास करें। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पवनार, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आप लोग समझिए इसमें राइट आंसर क्या है और इसे बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फॉरन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है आपका कोरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है लॉर्ड डलहौजी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे स्वामी विवेकानंद के सरस्वती जी से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद, सॉरी दोस्तों विवेकानंद मैंने बोला था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि अभिशंकर या गौरी शंकर या दया शंकर या मूल शंकर। इसके बारे में मैंने आपको अभी अपने
पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आप अपने दूसरे चैनल पर डियर गुरुजी 2.0 पर ये प्रश्न आपको बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है मूल शंकर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर। वैल्यू खुद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध में, या आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहां पर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल में जो है पंथपति राष्ट्रवाद की जड़ें जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता से भयभीत होकर जो है लॉर्ड कर्जन के ने 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी में, कब दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन जो है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता से संबंध रखता है, जो कि 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के पूर्व जो है इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ष से संबंध रखता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्या दोस्तों? 19वीं सदी में जो है भारत का पुनर्जागरण किस वर्ष से संबंध रखता है? तो मध्यम वर्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण मध्यम वर्ग से संबंध रखता है। और जो है यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय रीति रिवाजों की जो परख है ये बहुत तार्किक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण मध्यम वर्ग से संबंध रखता था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचन होने वाले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, या आपका लाला लाजपत राय। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है यहाँ पर दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत के वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचन होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको मैंने बताया कि इन्हें भारत में वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक जो है वो कौन है? कौन था बताइए। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, आप सभी लोग देख सकते हैं और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अस्थाई बंदोबस्त जो है एक भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में सन 1793 ईस्वी में लागू किया। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिए, सन 1793 ईस्वी में जो है इसे बंगाल में लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सभी लोग देखते हुए और हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन भी अच्छे से होता रहे, क्योंकि आप सभी का एग्जाम भी समझ लीजिए बहुत जल्दी होने वाला है।
तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पिंगली वैकेया। तो यहाँ पर आपका बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें राइट आंसर की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने बताया है पिंगली वकैया यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके तिरंगे झंडे से संबंध रखता है। ठीक है, तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी आपसे तिरंगे से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाहौर अधिवेशन, लाहौर जो कि इस समय आपको इंडिया में नहीं पाकिस्तान में मिलेगा। सन 1947 के बंटवारे में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो सन 1929 में जो है भारत और पाकिस्तान सब एक में ही था, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सन 1929, जो कि उस समय भारत में गिना जाता था, लेकिन इस समय लाहौर जो है पाकिस्तान का एरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं लाहौर अधिवेशन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सन 1929 यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मैकाले मिनट, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सन 1835 ईस्वी में। ठीक है, यदि बात करें मैकाले मिनट की तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा का चलन है ये किस सन से चल रहा है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं सन 1835 ईस्वी से ये चलन है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती है। बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है कृषि, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना वो कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने प्रारंभ के समय में मोहम्मद अली जिन्ना ये कौन थे। आप सभी के पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे। तो यहां पर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के एक प्रसिद्ध नेता थे, ये चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिए, मुस्लिम लीग के एक प्रसिद्ध नेता थे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो प्रारंभिक समय में प्रारंभिक जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए समर्थन करने वालों में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 17वीं सदी में पश्चिमी
तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे, पुर्तगाली थे या आपका डच, या ऑप्शन नंबर सी आपका जगत सेठ या मुल्ला अब्दुल गफ्फार के लोग। तो आप सभी लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 17वीं सदी में यदि बात करें तो पुर्तगाली जो थे यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा व्यापार जो नियंत्रित करने वाले थे वो थे पुर्तगाली लोग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि 17वीं सदी की बात कर रहा है। 17वीं सदी में जो है पश्चिमी घाट पर पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले पुर्तगाली लोग थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका मिलान करने वाला है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन एक तरफ दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में कोई 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट है। तो आपको बताना है यह 4 ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से सही है। तो देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला जो है आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, जय प्रकाश नारायण, ये आपका जो राइट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे सूची में कौन से ऑप्शन से जाके मिलान करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, सी बोले तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोक नायक। ठीक है, तो जय प्रकाश नारायण जो है ये लोक नायक थे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही है। और यदि बात करें सी एफ एडस की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों बात करें पहले वाले ऑप्शन की, दीन बंधु यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें यदि दादा भाई नौरोजी की, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा क्या है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, भारत के वयोवृद्ध नेता, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय, बचा पंजाब केसरी और राजा जी, तो आपका बताना है कि यहाँ पर इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है और जो बच जाएगा वो गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका ये पांचवा वाला राजा जी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर आपके सूची 2 में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए यहाँ पर कूट में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चाहे तो एक इसका शॉट ले सकते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे से ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको मिलान करना है, आप लोग बताना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छाटिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 युग्म सही दिए गए हैं, कोई एक युग्म इसमें गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें, मैं पीछे से चलता हूं, ऑप्शन नंबर डी देखिए, नाना साहेब, ये कानपुर की क्रांति से संबंध रखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान जो है ये कानपुर क्षेत्र से रिलेट करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और यदि बात करें वीर कुंवर सिंह की, तो ये शाहबाद, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये मिलान आपका सही है। और खान बहादुर खान रुहेलखंड, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान जो है ये रुहेलखंड नामक क्षेत्र से संबंधित है खान बहादुर खान। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही दिए गए हैं। यदि बात करें रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर जो इसका मिलान दिया गया है इंदौर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। सभी लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से संबंध रखती है, कई सारे टीवी सीरियल भी उनके ऊपर बन चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी का प्रश्न यहाँ पर गलत होना चाहिए। ठीक है,
और रानी लक्ष्मीबाई सभी लोग इनके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये कहाँ से रिलेट करती हैं? झांसी से। तो यहाँ पर जो यहाँ इनके सामने इंदौर दिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। इनका सही मिलान होगा रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से संबंध रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा था कि गलत युग्म कौन सा है, तो गलत युग्म आपका ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों पर दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिए सभी लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने 46 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वीर सावरकर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की रीत का पालन हुआ? सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत के जो है सतारा रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो मैकाले, या आपका ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, या आपका सी या डी? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन चटगांव शास्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन चटगांव, ठीक है, चटगांव शास्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दिनेश गुप्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? आप सभी लोग बताने के प्रयास कीजिए। इज्जत यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, वाकउत यहाँ पर बीपुत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं वसीन की संधि, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाइव यहाँ पर लाइव आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, बताइए, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है हिंसक विस्फोट में, या ऑप्शन नंबर बी सहस्त्र विद्रोह में, या सी असहयोग में, या ऑप्शन नंबर डी आपका सांप्रदायिक दंगों में? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है असहयोग में, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। मुस्लिम लीग के पृथक, ठीक है, मुस्लिम लीग के पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया गया? बताइए, मुस्लिम लीग के पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यदि बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक जो है इन यहाँ पर इकबाल को माना जाता है, लेकिन वर्ष 1940 में जो है मुस्लिम लीग जो है कराची अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले किसे माना जाता था? मुस्लिम लीग के पृथक में मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो ये 1940 में लाहौर के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। और मैंने आपको बताया कि भारत के द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक के रूप में जो है किसे माना जाता था? पहले इकबाल को माना जाता था, लेकिन सन 1940 में लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो, उसके बाद आपका डॉट डॉट है, किसने लिखा? ठीक है, बताइए। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ये जो है किसने लिखा? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। तो यहाँ पर दोस्तों वैष्णव जन तो ये चीज जो है नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर आपका दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। नरसिंह मेहता के द्वारा जो है वैष्णव जन ये गीत लिखा गया है, जो कि गांधी जी का प्रिय गीत था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नरसिंह मेहता ये कौन है? वैष्णव जन ये गीत है, इसको लिखने वाले लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? श्रीनिवास रामानुज या एसी वाडिया या सीवी रमन या पीसी महा महालनोबिस? तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एसी वाडिया। ठीक है, तुलना यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? बताइए, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य जो है व्यापारिक प्रतिद्वंद चल रही थी, इसी कारण से जो है अंग्रेजों की फ्रांसीसी श्रेष्ठता जो है यहाँ पर सिद्ध हुई थी। सन 1760 में जो है ये युद्ध जो है जाके समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वाडीवास का युद्ध, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, करो या मरो इसका प्रसिद्ध नारा जो है किसने लिखा था? किसके द्वारा दिया गया था ये प्रसिद्ध नारा? करो या मरो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही फेमस नारा है। तो यहाँ पर जो नारा है करो या मरो, ये सन 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तथा उद्घोषण के रूप में जो है करो या मरो का नारा दिया था। इसी अधिवेशन आंदोलन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है ये नारा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? 8 अगस्त। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी में जो है ये नारा दिया था गांधी जी ने, और उसी समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है ये नारा दिया था। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने भारत में पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो यहाँ पर बंबई, सूरत, मुल्तान, मद्रास, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर क्या है।
तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी का कारखाना जो है सन 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया था। 16वीं सदी में दोस्तों, 1611 ईस्वी में कहां पर दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सूरत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? बताइए, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930, 1929, 1942 या 1946? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया। तब उस समय 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी में। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की नई लक्ष्य घोषित की गई थी। तो इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी सन 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था ये आपका यहाँ पर है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 1930 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आज की इस क्लास का जो ये आखिरी प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। और आप सभी को मैं इस प्रश्न को बताने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को आसानी से मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऑल वाला, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। आप सभी के लिए मैं डेली बेसिस पर प्रयास करता रहता हूं अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को लाने का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका कॉर्नवालिस यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? मखाना, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आप सभी का ये लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।